हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में हैं और जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। तो कुछ स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट 5 है उसे कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम जो आपका यूनिट 5 है इसके जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा इस यूनिट 5 के अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर मैं आपको इस पूरी यूनिट में क्या जानने को मिलेगा या इस पूरी वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा, इसे एक शॉर्ट स्टोरी टाइप में बताने की कोशिश करूं तो आप कुछ इस तरीके से इसे समझ सकते हो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आते हैं जिनकी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछे जाते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं, ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इसके बाद इसमें जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से महाजनपदों का भी उदय होता है। अब ये महाजनपद क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ सकते हो। सपोज एक गाँव होता है, गाँव में काफ़ी सारे ज़िले होते हैं, और ये सभी ज़िले मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये जो महाजनपद हैं इनको आप राज्य की तरह मान सकते हो, जहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारे जो छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वो सब मिलके एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर राज्य होते हैं, और उस समय ये जो महाजनपद थे वो टोटल 16 महाजनपद थे। तो इसमें भी आपसे यही पूछा जाता है कि आखिर महाजनपद का उदय कैसे हुआ, उसके कौन कौन से रीजन्स थे। और इन्हीं महाजनपदों में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद था वो था मगध का। तो मगध से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर जो मगध है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद कैसे बना, उसके क्या क्या रीजंस थे। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट से अभी तक आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें जो आपका पहला टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तनशील सामाजिक और आर्थिक परिवेश ने बौद्ध और जैन धर्म के उदय को आधार प्रदान किया, वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे, ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए, सामाजिक और आर्थिक चेंजेस आए थे जिनकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में और किस किस तरह से पूछा गया है अभी तक। या तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारणों के बारे में परीक्षण कीजिए, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का विकास देखने को मिला। या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ईस्वी 6ठी शताब्दी के नए धार्मिक और सांप्रदायिक उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको समझ जाना होगा कि ये इसी के बारे में ही आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। या आपसे पूछा जा सकता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य सामाजिक और आर्थिक दशा का परीक्षण कीजिए। यानी कि इसके अंदर भी आपसे इनडायरेक्टली इसी क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के बीच में सामाजिक और आर्थिक चेंजेस आए थे जिनकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। तो आप देख सकते हो किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस यूनिट से। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया
स्टार्टिंग आंसर करने से पहले आपको सबसे पहले एक इंट्रो देना होता है। जैसे हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले भूमिका। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसमें काफ़ी सारे सामाजिक और आर्थिक चेंजेस होते हैं। तो इस काल को भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवर्तनशील काल माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इन चेंजेस की वजह से ही, इन परिवर्तन की वजह से ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में कई सारे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलाव हुए और इन बदलाव ने ही बौद्ध और जैन धर्म को जन्म दिया। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से सामाजिक और आर्थिक कारण थे, परिवर्तन थे, चेंजेस थे, जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को जन्म दिया या उसका उदय हुआ। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप अपना डायग्राम बनाते हो एग्ज़ाम में, मैंने आपको हमेशा बताया इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर आपके पास कोई डायग्राम बनते हैं तो उसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम से आपके एग्ज़ामिनर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो डायग्राम आप ज़रूर से बनाना अपने एग्ज़ाम में। तो सामाजिक परिवर्तन के अंदर आपको जाति व्यवस्था में कठोरता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की सरल शिक्षाएं, नई विचारधारा का उदय, राजाओं का बौद्ध और जैन धर्म की ओर झुकाव, पशु हत्या पर रोक, वैदिक कर्मकांड की अवहेलना, ये सभी टॉपिक्स जानने को मिलेंगे। और आर्थिक परिवर्तन के अंदर लोहे का बढ़ता उपयोग, नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय, इन्हें समझना है अच्छे से और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक चेंजेस के बारे में। तो जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा जाति व्यवस्था में कठोरता। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सामाजिक असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऊंच नीच का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों के साथ वर्ण और जाति के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और असमानता की जा रही थी। असमानता का जो व्यवहार है उसे किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो बौद्ध और जो जैन धर्म है, उनमें एक समान लोगों को समझा जाता था और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, जो बौद्ध धर्म है वो समानता पर बल देता है। तो इसी की वजह से अब जो लोग होंगे वो इस धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे, जिस कारण से लोग बौद्ध और जैन धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध और जैन धर्म की सरल शिक्षाएं। वैदिक धर्म में दी जाने वाली सभी जो शिक्षाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती थी और वो संस्कृत भाषा में होती थी। अब संस्कृत भाषा में होने की वजह से जो आम लोग हैं वो इन्हें नहीं समझ पाते थे। और वहीं जो बौद्ध और जो जैन धर्म है, उनकी जो शिक्षाएं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा सरल होती थी और स्थानीय भाषा यानी उनके लोकल लैंग्वेज में होती थी, जिससे जो कोई आम आदमी है वो भी उसे आसानी से समझ सकता है। बौद्ध और जैन धर्म की जो सरल शिक्षाएं हैं उनके कारण ही बौद्ध और जैन धर्म की और लोगों का जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लोग इन धर्मों की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। और हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी संख्या में लोग बौद्ध और जैन धर्म को अपनाते हैं और इसी की वजह से जो बौद्ध और जैन धर्म का विकास देखने को मिलता है हमें इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नई विचारधारा का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलाव हुए और इन बदलाव ने एक नई विचारधारा का उदय किया और इससे क्या हुआ, पूरे समाज में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय काफ़ी ज़्यादा फैल गया। लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगे, क्योंकि जो आपको पता है जो गौतम बुद्ध है और जो जैन धर्म है उसमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजाओं का बौद्ध और जैन धर्म की ओर झुकाव। अब इसमें क्या हुआ, जो राजा थे उन्होंने भी जो बौद्ध और जो जैन धर्म है इनका सपोर्ट किया। तो इस तरीके से जब आप देख सकते हो राजा के द्वारा भी बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया।
इस तरीके से जो बौद्ध और जो जैन धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करने लग गए, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनका फैलाव होने लगा। सरल शिक्षा, समानता का व्यवहार आदि जो रीजंस थे, आदि जो कारण थे, उनकी वजह से लोगों के साथ साथ जो राजा थे वो भी बौद्ध और जैन धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। इसके अलावा कई सारे राजाओं ने बौद्ध और जैन धर्म को भी अपनाया और उन्हें संरक्षण प्रदान दिया। जैसे अब इनमें कौन कौन से ऐसे राजा थे, जैसे अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य आदि ऐसे बहुत से शासक थे जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक कर्म कांड की अवहेलना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में जो भी पूजा पाठ किए जाते थे या यज्ञ या कर्मकांड किए जाते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले थे, जिसे एक गरीब आदमी या गरीब जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होते थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो उनमें जो पूजा पाठ है और जो यज्ञ है या फिर जो कर्मकांड है उन्हें करने की बजाय आत्मा की शुद्धि पर बल दिया जाता था। और इस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्म कांडों की जो अवहेलना है उसे किया जाने लगा, यानी लोग इसको अब रिजेक्ट करने लग गए और बौद्ध और जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है पशु हत्या पर रोक। वैदिक धर्म के जो यज्ञ है और जो कर्म कांड है उसमें जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा पशुओं की बलि दी जाती थी, जबकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी पशु हत्या पर रोक और सभी जीवों पर दया पर बल देते थे। वो मानते थे कि सभी जीव के लिए जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, जिस कारण से लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए और इस तरीके से बौद्ध और जैन धर्म का तेज़ी से विस्तार होना शुरू हो गया, तेज़ी से विकास होना शुरू हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आर्थिक परिवर्तनों के बारे में, उन इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस में हुआ, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। लोहे का बढ़ता प्रयोग और कृषि विकास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब लोहे के इस्तेमाल से युद्ध के हथियार बनाने के साथ साथ कृषि के जो लोहे के औजार थे और जो उपकरण थे उनमें भी किया जाने लगा, जिससे क्या होगा, अब कृषि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे हल, कुल्हाड़ी या फावड़ा बनाने से इससे ये फ़ायदा होगा, जो कृषि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इससे जो इकोनॉमिक है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब जो उन्हें करने में समय ज़्यादा लग रहा था अब इन औजारों की वजह से टाइम बचेगा और ये जो करना है, जो खेती करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इससे कृषि का काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय। लोहे के बढ़ते प्रयोग की वजह से कृषि की उपज बढ़ी, जिससे कृषि का विकास हुआ और भारत में नए नए राज्य उभरने लगे जो आगे चलकर जनपद बने। अब देखिए ये जो नए राज्य बने हैं ये आगे जाके क्या बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं। अब ये काफ़ी सारे जो जनपद हैं वो आगे जाके महाजनपद बन जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे, जैसे गांधार, अवंती, कालिंग, मगध, कुरु, इस तरीके से 16 महाजनपद थे, जिनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था मैंने आपको ऑलरेडी बताया मगध था। तो चलिए अब हम इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले नए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरीके से आप इसका कुछ निष्कर्ष लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो आपको अपने एग्ज़ाम में निष्कर्ष को ज़रूर से मेंशन करना होता है। ये कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो टीचर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे महाजनपदों के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें किस किस टाइप से महाजनपदों के जो उदय हैं उनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए, यानी कि निबंध लिखने के लिए कह सकते हैं, या यही क्वेश्चन और किस किस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 16 महाजनपदों की सूची बनाएं।
या आपसे पूछा जा सकता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रादेशिक राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण, अभिलक्षण का मतलब होता है विशेषता, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। या तो आपसे इस टाइप से पूछेगा, या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अगेन हम एक इंट्रो लाइन देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है, क्योंकि इस कालखंड के दौरान नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है और नई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। 6ठी शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे। तो इस तरीके से आप ड्राइंग बना दीजिएगा, एक डायग्राम बना दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये महाजनपद होते क्या हैं। जब किसी भूमि पर कोई जन का मतलब समूह या जनता बस जाए तो उस भूमिखंड को हम जनपद कहते हैं। और जब यहीं कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। जब किसी भूमि पर कोई जनता या समूह बस जाते हैं तो उसे हम उस भूमिखंड को क्या कहते हैं, जनपद। और जब यहीं कई सारे जो जनपद एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे। जैसे उनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। गांधार, अवंती, कलिंग और मगध। जिनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध था। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो लोहे का प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और लोहे के इस्तेमाल से युद्ध के औजार बनने लगे। उसके साथ साथ कृषि के जो लोहे के जो औजार है या फिर जो उपकरण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। अब क्योंकि जो किसान है उसके पास उपकरण आ जाएंगे, उसके पास हथियार आ जाएंगे, औजार आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो कृषि उपज है वो बढ़ने लगेगी और उससे क्या होगा, जो कृषि है उसका विकास होगा। भारत में नए नए राज्य उभरने लगे जो आगे चलकर जनपद बने और यही जनपद फिर आगे चलकर महाजनपद बन गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे। जैसे गांधार, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था मगध था। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ महाजनपदों के प्रकार के अंदर टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से जो 12 थे उनमें राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था। लेकिन 4 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर लोगों का शासन था, यानी कि आप कह सकते हो लोकतंत्र था। तो इन्हें हमने संघ या गढ़ कहा गया। और इन्हीं यानी कि लोकतंत्र आप कह सकते हो, इन्हीं संघ में से जो महावीर स्वामी थे और जो गौतम बुद्ध थे वो इन्हीं संघ से आए थे। जहाँ पर लोकतंत्र था आप ये कह सकते हो, जहाँ पर संघ का शासन था, जहाँ पर गढ़ का शासन था, वहीं से महावीर स्वामी और गौतम इसी संघ से आए थे। नेक्स्ट है महाजनपदों की राजधानियाँ। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। जैसे आज भी राज्य की राजधानी होती है, ठीक इसी तरीके से उस समय महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसकी सुरक्षा के लिए राजधानियों को किले से घेरा जाता था और इसके रख रखाव पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था। अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें आप सबके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए और बाकी के बारे में आप नेम अगर याद कर सकते हो तो नाम याद कर लीजिएगा। इतना भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आपको जो एग्जामिनर है वो अच्छे मार्क्स देगा। तो इनमें कुछ के बारे में आपको डिटेल में समझना है। जैसे काशी की राजधानी वाराणसी थी। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो काशी के निकट सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हैगा मगध। 6ठी शताब्दी BC के 16 महाजनपदों में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद था वो कौन सा था, मगध था। और जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी में लोगों का समूह शासन था। महात्मा जो बुद्ध है वो भी वज्जी महाजनपद से ही आए थे, जहाँ पर समूह का शासन था, यानी लोकतंत्र था आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विद्या और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी और माहेश्मती थी। नेक्स्ट है अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक इसी तरीके से आप बाकी के बारे में
सिर्फ नाम भी याद रखोगे तो उतना भी बहुत है। और बाकी इनके बारे में आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आखिर ये जो मगध महाजनपद था ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे था, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं किस किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं मगध से रिलेटेड। मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य क्यों था, या आपसे पूछा जा सकता है मगध साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में बताइए, उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए। या आपसे डायरेक्ट इस पर शॉर्ट नोट बनता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता। या आपसे पूछा जा सकता है कि मगध पर टिप्पणी लिखिए, मगध अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद था, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में अभी तक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो मगध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी है, यानी कि राजाओं का जो घर है, राजगिरी का मतलब होता है राजाओं का घर था। लेकिन 4ठी शताब्दी में इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र बना दिया गया, जिसे हम आज के टाइम में पटना कहते हैं। पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो मगध साम्राज्य ये इतना ज़्यादा पावरफुल होने के इसके क्या क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला रीज़न है उपजाऊ भूमि। मगध साम्राज्य गंगा और सोन नदी के बीच स्थित था, जिस कारण से यहाँ की जो भूमि थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी और यहाँ पर जो कृषि का उत्पादन था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फला और फूला। नेक्स्ट है आवागमन की बेहतर व्यवस्था। मगध गंगा और सोन नदी के बीच स्थित था, जिस कारण जल मार्गों से जो व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा सस्ता और आसान था, जिसके परिणाम स्वरूप जो साम्राज्य है उसका जो व्यापार है वो काफ़ी तेज़ी से फैला। नेक्स्ट है लोहे का प्रयोग। मगध साम्राज्य में लोहे का प्रयोग तेज़ी से बढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और लोहे के प्रयोग से जो कृषि के लिए औजार बनाए गए हैं और इससे जो कृषि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। कृषि के लिए उपकरण बने, जैसे फावड़ा, हल, ये सब चीज़ बने। तो इससे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। एंड इसके अलावा जो सैन्य शक्ति बढ़ी, सैनिकों के लिए लोहे से काफ़ी ज़्यादा औजार बनाए गए। नेक्स्ट है हथियारों की बहुलता। मगध साम्राज्य में हथियारों की बहुलता थी। हाथी का उपयोग युद्ध के लिए और पेड़ उखाड़ने जैसे कार्य के लिए किया जाता था। मगध साम्राज्य की सेना में हाथी शामिल थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा हाथी थे। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी राजा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर राजा महत्वाकांक्षी है तो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक इस तरीके से इसके जो राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे। मगध साम्राज्य के महान और महत्वाकांक्षी राजाओं के कुशल प्रबंधन और नियंत्रण के कारण ही जो मगध साम्राज्य है उसका विकास हुआ और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बना। तो इस तरीके से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।